हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आरके साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, संविधान को लेकर के अभी मैं फिर से उपस्थित हूं और संविधान में अभी हम लोग भाग 5 के अंतर्गत संघ सरकार को देख रहे हैं। और संघ सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों, अभी हम लोग संघ सरकार के कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि संघ सरकार के कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आते हैं। तो संघ सरकार के कार्यपालिका के सभी अंगों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। यदि आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति से जुड़े हुए 7 वीडियो हम बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि आप वीडियो नंबर 1 से यदि बारी बारी से पढ़ लेंगे तो कहीं भी आपको राष्ट्रपति के बारे में समझने में कोई समस्या नहीं रहेगा। अभी हम लोग संघीय कार्यपालिका के दूसरे पदाधिकारी यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जो पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान किया गया है उससे तुलना करते हुए जब हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छे ढंग से राष्ट्रपति के बारे में भी और उपराष्ट्रपति के बारे में भी जानकारी मिलेगा। तो चलिए हम लोग जिस तरह से राष्ट्रपति के बारे में, उसके पद, उसके योग्यता, उसके निर्वाचक मंडल, उसके शक्तियों के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह से हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ेंगे, उनके पद के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या योग्यता होना चाहिए पढ़ेंगे, उसके निर्वाचक मंडल में कौन आते हैं यानी उसे वोट कौन देते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है, वो शपथ कैसे लेते हैं, उनका कार्य क्या है, ये तमाम तरह के बातों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यह समझ लें कि संविधान के अनुच्छेद 63 कहता है जो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस बात को भी हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। इसके बाद चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने की जो योग्यता की बात की गई है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। और अनुच्छेद 66 में जो है स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए 4 योग्यताएं रहनी जरूरी है। और वो 4 कौन कौन से हैं तो देखिएगा। भारत का नागरिक हो, हमने बोर्ड पर लिख रखा है, आप उसे देख सकते हैं। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम आयु की कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, भारत के नागरिक हो, ठीक है, और किसी लाभ के पद पर न हो, साथ ही वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति के योग्यता के बारे में जब आप देखेंगे तो यहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन। आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध निम्न में से कौन सी योग्यताएं नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, दूसरा ऑप्शन राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो, और चौथा वह भारत के मूल रूप से निवासी हो। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा गलत है। तो गलत ऑप्शन जब आपको चुनना है तो किसको चुनिएगा,
4 नंबर को चुनिएगा, जो मैंने कहा था कि वह भारत का मूल रूप से नागरिक हो। दोस्तों, हमारे संविधान में कहीं भी मूल रूप से भारत का नागरिक हो इसका चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि इतना ही किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो। तो इस तरह से 4 योग्यताएं आपको याद रखना। अब आप देखिए, हर पद में आप देखते क्या है कि भारत का नागरिक हो। तो कभी कभी हमारे दिमाग में यह भी आता है कि जब भारत के संविधान की बातें आती है तो भारत का नागरिक हो यह लिखना क्या जरूरी है? तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि कुछ पद ऐसे हैं हमारे देश में जिसमें भारत के नागरिक नहीं भी रहते हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं और वो पद धारण कर सकते हैं। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो परीक्षा लेती है जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसमें जो है नेपाल और भूटान के लोगों को भी शामिल होने का अधिकार दिया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे पद जिसमें सिर्फ भारत के लोग ही शामिल हो सकते हैं उसमें भारत का नागरिक हो ये बात शामिल करना पड़ता है। और उपराष्ट्रपति के योग्यता से कई और प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको उलझाने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न हम पूछते हैं आपसे कि निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है? सुनिएगा, पहला ऑप्शन वह भारत का नागरिक हो, दूसरा ऑप्शन उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरा ऑप्शन वह किसी लाभ के पद पर न हो, चौथा ऑप्शन वह राज्यसभा के सदस्य हो। तब बताइए दोस्तों, आप क्या चुनेंगे? तो इसमें यदि आप चौथा ऑप्शन को चुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि चौथा ऑप्शन मैंने क्या कहा, वह राज्यसभा के सदस्य हो, जबकि यह योग्यता नहीं है। राज्यसभा के सदस्य होना जरूरी नहीं है, बल्कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होना जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति बनने के जो ये 4 योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं से युक्त लोग ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। योग्यता में जब आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो न्यूनतम आयु की बात की गई है, जबकि अधिकतम आयु की बात नहीं की गई है। इसके बाद वह लाभ के पद पर नहीं हो। ऐसी योग्यता जब हम लोग राष्ट्रपति के योग्यता की बात कर रहे थे तो उस समय भी हम लोग पढ़ रहे थे कि लाभ के पद पर न। तो यहां पर राष्ट्रपति के योग्यता को भी थोड़ा सा यदि हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के योग्यता और उपराष्ट्रपति के योग्यता में जो थोड़ा सा अंतर है वो भी समझ जाएंगे और समानता है उसको भी समझ जाएंगे। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली बात, वह क्या हो? भारत के नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो। तीसरा, वह लाभ के पद पर न हो, वह लाभ के पद पर न हो। और चौथा योग्यता है वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अब आप देख लीजिए राष्ट्रपति के योग्यता में और उपराष्ट्रपति के योग्यता में क्या समानता है। ऊपर में जो 3 चीज आप देखे हैं वो समानता है, जैसे कि भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर न हो। आपको जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे तो उस समय यह भी हम बता रहे थे कि लाभ का पद किसे माना जाता है और लाभ का पद किसे नहीं माना जाता है। आपको अच्छे से याद होगा, बताया गया था कि यदि राष्ट्रपति के पद पर है या उपराष्ट्रपति के पद पर है, केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में कहीं पर मंत्री के पद पर हैं या राज्यपाल के पद पर हैं, तो ये सब जो पद है इसको लाभ का पद हमारे संविधान में नहीं माना है।
तो लाभ का पद किसे कहते हैं? तो लाभ के पद के बारे में जो संविधान में परिभाषित किया गया उसके अनुसार आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई पद जिसमें आपको भूमि आवंटन करने का कार्य है, या आप पैसे का वितरण कर रहे हैं, पैसे को बांटने का कार्य कर रहे हैं, वित्तीय लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे पद पर कार्य करने वाले लोगों को लाभ के पद पर कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों को तुलना करके जब चलते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। यानी कि जनता स्वयं मतदान नहीं करता है बल्कि जनता के प्रतिनिधि मतदान करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है वो किया गया है संसद के सभी सदस्य। और आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि संसद बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं जिसमें 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 543 का चुनाव होता है। ये लोकसभा की बात है। और राज्यसभा में क्या होता है, 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 233 का चुनाव होता है। तो इस तरह से यहां पर 245 हुए। तो 545 और 245 सदस्य, यही जो सदस्य हैं, यही सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों को मतदान करने का अधिकार है। जबकि राष्ट्रपति के कॉलेजियम में संसद, जिसका चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा, उसके सिर्फ निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 543 और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य है 233। तो संसद के निर्वाचित सदस्य और 28 राज्य के जो विधानसभा है उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के कौन, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली और पुदुचेरी के, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, ये जो है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के कॉलेजियम में शामिल है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये वोट देते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट देते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य वोट देते हैं। यानी कि 545 और 233, बस ये वोट देते हैं। तो क्या अंतर देख रहे हैं आप राष्ट्रपति के कॉलेजियम में और उपराष्ट्रपति के कॉलेजियम में? क्या अंतर है? यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा? आपको जवाब देना चाहिए कि राष्ट्रपति के कॉलेजियम में संसद के मनोनीत सदस्य को शामिल नहीं किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 28 राज्य के विधानसभा
दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसे शामिल नहीं किया गया है। ये हो गया अंतर। और क्या याद रखना चाहिए? और आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद और विधायक के मत मूल्य निकाला जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वह जो उसके लिए जो तरीका उपयोग में लाया जाता है वह है एकल हस्तांतरणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। और आपको यह भी याद रखना है कि इसी मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। तो आपको इसका मतलब हम राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे और अभी भी समझिए। एकल हस्तांतरणीय का मतलब होता है कि कोई भी वोटर है, वोट देते हैं तो उसका वोट ट्रांसफर हो जाता है, हस्तांतरित हो जाता है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो मतदान होते हैं और राज्यसभा के सदस्य का जो मतदान होते हैं, उसमें क्या होता है कि हर वोटर को, सभी लोगों को प्राथमिकता क्रम में वोट देना पड़ता है। मान के चलिए कि 4 लोग खड़े हैं, मैं वोटर हूं, तो मुझे चारों को वोट देना है। उसमें मुझे प्रायोरिटी देना है कि मैं सबसे पहले किसे बनाना चाहता हूं। उसमें नंबर देना पड़ता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब 4 लोग खड़े हैं, A, B, C, D, 4 लोग खड़े हैं, हमें वोट देना, हम चारों को वोट देंगे, लेकिन नंबर के हिसाब से देंगे। मान के चलिए कि हम 1 नंबर देते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं, सबसे पहले हम चाहते हैं कि B बन जाए। फिर मेरा मन कहता है कि यदि B नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, C बन जाए, तो इसको 2 नंबर में देंगे। C नहीं बन रहा है तो चलिए A बन जाए, तो इसको मान के चलिए इसको 3 नंबर दे दिए। A भी नहीं बन रहा है, तब हम लास्ट में कह रहे हैं कि जब A भी नहीं बन रहा है तो चलिए ये बन जाए, D बन जाए। चारों को हमने वोट दिया, लेकिन हमने सबसे पहला वोट किसको दिया? हमने सबसे पहला वोट B को दिया। जब मतगणना होगा और मान के चलिए कि B जो है वो सबसे कम वोट लाया, जब मतगणना शुरू हुआ और सबसे नीचे B रहा, तो हमारा जो वोट है वह हमारा वोट अब B से हट करके अब हमारा वोट C में चला जाएगा, क्योंकि हमने C को दूसरे नंबर पर माना है। तो इसी को कहते हैं वोट को कन्वर्ट होना, हस्तांतरित होना, ट्रांसफर होना। तो इसी पद्धति से राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और राज्यसभा के सदस्य का भी चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव है उसके प्रणाली में थोड़ा सा अंतर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव प्रणाली है, निर्वाचन की विधि है, वह है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में स्पष्ट लिखा गया है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली। उसमें गुप्त शब्द का चर्चा नहीं किया गया है। इस बात का भी ध्यान आप लोग जरूर रखें। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ते हैं, जब वो खड़े होते हैं
कैंडिडेट के रूप में, तो उसे क्या करना होगा, उसको 20 लोग प्रस्तावक होंगे और 20 लोग अनुमोदक होंगे। और ये 20 लोग जो प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे, ये निर्वाचक मंडल के ही सदस्य होंगे, यानी कि संसद के ही सदस्य होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के ही होंगे। और यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि जो व्यक्ति प्रस्तावक है वो अनुमोदक नहीं हो सकते, अलग अलग होना चाहिए। अब यदि आप यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या जो व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक होंगे, क्या वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकते हैं? तो इसका क्या जवाब होगा? बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते। बन सकते हैं किस स्थिति में? यदि संसद के निर्वाचित सदस्य आपको राष्ट्रपति के कॉलेजियम में कौन शामिल है, उपराष्ट्रपति के कॉलेजियम में कौन शामिल है, इस बात को जब ज्ञान हो जाता है तब तो ऑटोमेटिक इसका जवाब आप दे पाएंगे। आप राष्ट्रपति के कॉलेजियम में देखिए ना, राज्यों के विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी शामिल है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये शामिल नहीं है। तो राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हैं, वो राष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक तो बन सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं बन सकते हैं। मनोनीत सदस्य जो हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये उपराष्ट्रपति में प्रस्तावक और अनुमोदक तो बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में ये प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं बन सकते, क्योंकि ये राष्ट्रपति के कॉलेजियम में शामिल ही नहीं है। तो ये सब बातें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रहना चाहिए। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है जमानत राशि 15,000 रुपया रखा गया है। और ये जो जमानत राशि है, बाद में मिल जाता है यदि कैंडिडेट को कुल मत का 1/6 मत प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह जमानत राशि वापस हो जाता है। और मान लीजिए कि 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाया, तो यह जो 15,000 रुपये जमानत राशि है, यह जमानत राशि जब्त हो जाता है। और यह जब्त राशि जो है सो आरबीआई में जमा हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाता है। इस बात की भी जानकारी आपको अवश्य रहनी चाहिए। इसके बाद आइए, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाते हैं? दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा और राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आयोग करवाएंगे। सीधा सा बात है कि उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन कौन करवाएंगे? निर्वाचन आयोग कराएंगे। लेकिन यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार का समस्या उत्पन्न होता है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 71 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ी हुई विवादों की निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। ठीक है। एक बात और हम लोगों को जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में पीठासीन पदाधिकारी कौन होते हैं, प्रिजाइडिंग कौन होते हैं? आप देखे होंगे जब आपके यहाँ
वोटिंग हो रहा होगा तो कई लोग आपके बूथ पर पदाधिकारी बन के आते हैं। उसमें एक पदाधिकारी रहते हैं पीठासीन पदाधिकारी, प्रेसिडेंट, जो उस बूथ के हेड होते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में प्रेसिडेंट कौन होते हैं? दोस्तों, आपको अच्छे से समझना चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव पीठासीन पदाधिकारी होते हैं और बारी बारी से होते हैं। मान के चलिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो इस बार जब लोकसभा के महासचिव पीठासीन पदाधिकारी है तो अगले बार राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के महासचिव पीठासीन पदाधिकारी होंगे। इसी तरह से यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इस बार राज्यसभा के महासचिव पीठासीन पदाधिकारी बने हैं तो अगले बार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस समय लोकसभा के महासचिव पीठासीन पदाधिकारी बनेंगे। इस बात की भी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं, यदि कोई पद खाली हो, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट दे सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि लोकसभा अस्थायी सदन होता है, 5 साल में यह भंग भी होता है। अब मान के चलिए कि लोकसभा भंग हो गया है, लोकसभा के सभी सदस्यों का मान्यता समाप्त हो गया है, लोकसभा में एक भी सदस्य अपने पद पर नहीं है, तो क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी पद खाली हो उससे कोई मतलब नहीं है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में होगा ही होगा। यदि पूरे लोकसभा भी भंग हो गया है उससे कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है। उसके 1/3 सदस्य जो है अवकाश प्राप्त करते हैं और उसके जगह पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो यदि लोकसभा भंग हो गया है, लोकसभा में एक भी सदस्य पद पे नहीं है, कोई बात नहीं है, राज्यसभा में जो सदस्य है वही वोट देकर के उपराष्ट्रपति को बनाएं। और यदि राज्यसभा में भी कई सदस्य अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, कई पद खाली है, उसका निर्वाचन नहीं हुआ है, उससे कोई बहस नहीं है। जितना ही सदस्य रहेंगे उतने ही सदस्य वोट देकर उपराष्ट्रपति को जिताएंगे। तो इस बात का भी जानकारी आपको अच्छे से रखना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 69 में। और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। और दोस्तों, आपको यह भी जानना चाहिए कि जब आप संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे थे तो आप लोग अनुसूची 3 के बारे में पढ़े थे। आपने यह पढ़ा था कि अनुसूची 3 में कुछ पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण करने के नियमों के बारे में बताया गया है। आपको जानना चाहिए कि उस अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में उनसे संबंधित अनुच्छेदों में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति कैसे संबंध लेंगे, शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 69 में स्पष्ट लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे भारत के राष्ट्रपति। और यहां पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति का पद खाली है, तब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? अगर यह क्वेश्चन है दोस्तों तो समझिए कि यह क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है?
इसलिए गलत है कि राष्ट्रपति के पद कभी खाली ही नहीं होते हैं। मान के चलिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है, 5 साल, चुनाव होने वाला है, तो जब तक कोई दूसरे राष्ट्रपति चुनाव होकर के पद ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक पूर्व के राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि मान के चलिए कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया जिस वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, यानी जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राष्ट्रपति का कार्य करेंगे, और उस अवधि में राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी कार्य की जाती है और राष्ट्रपति को जितना शक्ति प्राप्त रहता है वह सब के सब शक्ति जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में प्राप्त हो जाता है। और उस दरमियान राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं और सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को मिलता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते रहते हैं तो उस दरमियान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति होने के कारण ही उसे राष्ट्रपति को जितना वेतन मिलता है उतना वेतन मिलता है। आपको यह भी बता दें कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति बनने के नाम पर कोई वेतन नहीं मिलता है, बल्कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए सभापति होने के कारण ही उसे जो है वेतन प्राप्त होता है। इस बात की भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो दोस्तों यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होते हैं। आप यहां पर यह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह भी जो है प्रावधान किया गया है, लेकिन यह जो है हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं बल्कि संसद के द्वारा 1969 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया है। तो राष्ट्रपति के पद यदि रिक्त हो जाएंगे तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। और मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी पद पे नहीं है, उसका भी पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जो मोस्ट सीनियर जज जो होंगे वह जो है सो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसके बारे में भी आपको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें भी आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है या राष्ट्रपति के द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और उपराष्ट्रपति जो है वो संविधान के प्रति निष्ठा, पद एवं गोपनीयता के शपथ लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति की बात जब आप करेंगे तो राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं और लोक कल्याण का शपथ लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में भी क्या है, अंतर है। यहां पर एक और प्रश्न पूछ सकते हैं आप कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गए। राष्ट्रपति के पद कई कारणों से रिक्त होता है जिसका चर्चा मैंने कर दिया। चलिए एक बार फिर देख लीजिए आप। राष्ट्रपति के पद 4 कारणों से रिक्त हो सकता है। यदि कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, दूसरा यदि वो त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए,
या राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे तो क्या वो फिर से शपथ लेंगे? अगर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल फिर से शपथ लेंगे। क्यों? इसलिए फिर से शपथ लेंगे कि उनका पद बदल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि शपथ अलग अलग है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और लोक कल्याण का शपथ लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से शपथ लेना ही पड़ेगा, लेते ही हैं। इस बात की भी जानकारी आपको होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 67 का, जिसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात किया गया है। और कार्यकाल के बारे में स्पष्ट बात किया गया है कि जब उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होते हैं, जिस दिन शपथ ग्रहण लेते हैं, उस दिन से, ठीक है, 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। साथ ही यदि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए तो कार्यकाल पूरा होने के बाद जब तक कोई नए राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाते हैं, तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 67 में की गई है। साथ ही यह भी चर्चा की गई है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उपराष्ट्रपति का पद कई कारणों से रिक्त हो सकता है। यदि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे। दोस्तों आप समझिएगा कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन मान के चलिए कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो किसको देंगे? वो देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसको देंगे? मोस्ट सीनियर जज को देंगे। अच्छा, या उसकी मृत्यु हो जाए या उसे बर्खास्त कर दिया जाए। दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो एक तरीका है वो है उसे बर्खास्त करना, जबकि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो एक तरीका है वह है महाभियोग द्वारा। तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि महाभियोग द्वारा जो है वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति को नहीं। उपराष्ट्रपति को पद से यदि हटाना है तो उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसके लिए क्या किया गया? यदि उपराष्ट्रपति को पद से बर्खास्त करना है तो इसके लिए राज्यसभा में, ठीक है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से, और तात्कालिक जो सदस्य हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे सदस्य हो, तो साधारण बहुमत से जब राज्यसभा पारित कर देती है और लोकसभा उसमें सहमत हो, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में पारित करवाना पड़े, बल्कि सिर्फ सहमति हो लोकसभा की, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में क्यों शुरू होता है? दोस्तों आपको बहुत अच्छे ढंग से जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा के जब वो सभापति होते हैं, इसीलिए राज्यसभा में ही उपराष्ट्रपति के बर्खास्तगी का पहल किया जाता है। अब यहां पर एक और प्रश्न बनता है। प्रश्न यह है कि मान के चलिए कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव आया, तो क्या उस प्रस्ताव में उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देंगे? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? नहीं। इसलिए नहीं कि जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ उसके बर्खास्तगी का प्रस्ताव पारित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति
उस सभा का अध्यक्षता नहीं करता रहता है, उस समय सभा का अध्यक्षता जो है वो उपसभापति करते रहते हैं। इस बात का भी जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरी बात देखेंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति पद ही एक ऐसा पद है जो किसी सदन के सदस्य नहीं रहते हुए भी उसको अध्यक्षता करने का अधिकार प्राप्त होता है। और सिर्फ अध्यक्षता ही नहीं, उसे मत देने का भी अधिकार है। यदि किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में समान वोट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में निर्णायक मत देने का अधिकार है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं चुना जाता है। इस बात का भी जानकारी आपको होना चाहिए। एक बात और समझिए, और वो क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो महाभियोग लाना होगा, और महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। लेकिन जितने भी सदस्य हैं, कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित कराना होगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लग सकता है जब उस पर संविधान के अतिक्रमण करने का आरोप लगा। उपराष्ट्रपति को कौन से आरोप लगाकर उसको पद से बर्खास्त किया जा सकता है, ऐसा कोई भी आरोप, किसी भी आरोप का चर्चा संविधान में नहीं किया गया है। यह बात जरूर है कि जब उपराष्ट्रपति पर बर्खास्तगी का प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है। इस बात की भी जानकारी आपको बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में, उपराष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। तो आपको जानना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो 2 रूप में कार्य है। पहला कार्य तो यह है कि उपराष्ट्रपति जो है सो राज्यसभा यानी संसद के उच्च सदन के प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी पद पर है इसीलिए वो सभापति होते हैं। तो एक काम है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, और दूसरा कार्य है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। यानी कि यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करते हैं। तो ये 2 प्रकार के कार्य हैं किसके, उपराष्ट्रपति के। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को मिलता है। सिर्फ शक्तियां ही नहीं बल्कि वेतन मिलता है। और इस पीरियड में राज्यसभा के सभापति के रूप में जो वेतन मिलता रहता है वो वेतन उसको नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही वेतन मिलता है। और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में राज्यसभा के जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। इस बात की भी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। अब कुछ जानकारी दोस्तों हम लोगों को लेना है जिससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि 3 बार ऐसा मौका आया जब राष्ट्रपति के पद रिक्त हो गए और उसके जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इस बात का जानकारी आपको होना चाहिए। पहली बार 1977 ईस्वी में
फखरुद्दीन अली अहमद साहब राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो है बीबी गिरी जो है उपराष्ट्रपति थे, तो वे जो है सो कार्यवाहक राष्ट्रपति को के पद को संभाला। और बीबी गिरी महोदय जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने का कार्य किया, उस समय बीबी गिरी जो है जब इस्तीफा दे दिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, इनको जो है सो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, बीडी जत्ती जो हैं ये एक उपराष्ट्रपति हुए जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सबसे अधिक दिनों तक उपराष्ट्रपति बने रहने का जो सम्मान प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ, वे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जिनका नाम हम सभी लोग जानते हैं। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपको यह भी याद रखना चाहिए कि डॉक्टर राधाकृष्ण, मोहम्मद हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए। साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, भैरव सिंह शेखावत, ये जो है ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बने। बाकी जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति भी बने। इसके बाद बीबी गिरी जो हैं ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो सबसे कम दिनों तक उपराष्ट्रपति रहे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में सब कुछ पढ़ लिए। अब अगले दिन जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों अपने से दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारे साथ ये पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।